Hello dear student, this is our part 1, sub part C, and chapter is Nazism and the rise of Hitler. In previously our covered points or contents, we discussed about the conditions or the circumstances spread in Germany. As you all know student that this is just a story after the First World War. What were the conditions after the First World War? What was the treaty of Versailles, that is जिसकी वजह से जर्मनी को इंसल्ट फेस करनी पड़ी, जो वाइमर रिपब्लिक था उसका बर्थ हुआ, वो भी हमने डिस्कस किया, और कैसे जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस था उसकी वजह से जर्मनी को इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. एंड डियर स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू अबाउट अ कोट दैट हिटलर वॉज नॉट बोर्न, ही वॉज मेड. उसको बनाया गया था. कैसे बनाया था? ये जो जितनी भी हमने अभी तक कंडीशंस की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की कंडीशन, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद जो सर्कमस्टांसेस वहाँ पे थे, लोग जो फील कर रहे थे, लोगों के अंदर एक जो रिवेंज वाली फीलिंग थी, डेमोक्रेसी के ऊपर जो उनका नॉन कॉन्फिडेंस था, वो सब चीज़ें जो है हिटलर को पावरफुल बना रही हैं. वो हिटलर को एक तरह से मेड कर रही हैं, उसको बना रही हैं, क्योंकि हिटलर ऐसा नहीं था. हम नेक्स्ट वीडियो में हिटलर के बारे में भी डिस्कस करेंगे. बट अभी एक और पॉइंट यहाँ पे रहता है, वो है हमारा ईयर ऑफ डिप्रेशन. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो जर्मनी था वो नियर बाय 3 to 4 ईयर तक तो वो $6 बिलियन का जो कंपनसेशन उस पर लगा था वो उसको पे करता रहा. बट उसके बाद क्या है, वो सडनली वो रिफ्यूज़ कर देता है दैट आई विल नॉट पे. और वो क्या बोलता था, हमने वीडियो में डिस्कस किया था दैट ही विल मेक हिज ओन पेपर करेंसी. उसने अपनी पेपर करेंसी बनानी शुरू की, जिससे क्या हुआ, करेंसी की जो वैल्यू थी वो डाउन चली गई, गुड्स के जो रेट थे वो इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो जर्मनी को फेस करनी पड़े. तो उसी रिगार्डिंग जो है यहाँ पे एक ईयर ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा फर्स्ट पार्ट आता है. ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या था? ठीक है, ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या होता है एक्चुअल में, जो 1924 से लेके 1928 के बीच के टाइम में जो स्टेबिलिटी चल रही थी वो क्या था, वो जस्ट लाइक एज बेस्ड ऑन सैंड था, जो कभी भी गिर सकती थी. मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का? ओके, वाई द स्टेबिलिटी ड्यूरिंग 1924-28 वॉज बिल्ड इन सैंड. ठीक है, रीज़न इसके पीछे क्या है स्टूडेंट? एक्चुअल में क्या था, हमने लास्ट वीडियो में एक और चीज़ डिस्कस की थी कि जो अमेरिका था वो ड्यू टू सिंपैथी, अमेरिका क्या करता है, एक डावस प्लान जो है रेडी करता है, जिसके पीछे उसका पर्पस क्या था या उसकी कंडीशन क्या थी डावस प्लान की. उसके अकॉर्डिंग जर्मनी जिसको $6 बिलियन का कंपनसेशन पे करना था, उसके जितने रिसोर्सेज थे वो उससे स्नीज कर लिए गए थे. तो अमेरिका का पर्पस क्या था कि जो जर्मनी है उसको थोड़ा सा रिलीव किया जाए, उसके ऊपर जो कंपनसेशन अमाउंट लगा है वो थोड़ा सा उसमें जो है थोड़ा सा लूजनेस हम उसमें रखें, और थोड़ा सा जो जर्मनी है उसको फ्री किया जाए कि वो जो है आराम से इस कंपनसेशन अमाउंट को पे कर सकता है. ठीक है, यहाँ तक जो है. अब उस टाइम पे जो स्टेबिलिटी थी, मीन्स उस टाइम पे सब कुछ स्मूथ चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ स्मूथ चल रहा है. ठीक है, अमेरिका जो है वो जर्मनी की हेल्प कर रहा है, जर्मनी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ठीक है उसकी हेल्प करने के लिए एटलीस्ट कोई तो आया. बट द स्टेबिलिटी वॉज बिल्ट इन सैंड. ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती थी. वाई? बिकॉज जर्मनी की जो रिकवरी है वो किसके ऊपर बेस्ड थी? शॉर्ट टर्म लोन बाय यूएसए. जो यूएसए उसको लोन प्रोवाइड कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था, वो उसके ऊपर बेस्ड थी. बट यूएसए तभी तक लोन प्रोवाइड करेगा ना जब तक उसकी कंडीशन ठीक होगी. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड आपसे हेल्प मांगता है, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड प्रॉब्लम में है, आप उसकी हेल्प तब करोगे ना जब आप उस चीज़ के आप उस चीज़ की उसको हेल्प करने के लिए रेडी होंगे, आप उस लायक होंगे कि आप उसकी हेल्प कर सको. जब आप खुद ही प्रॉब्लम में हो तो आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं कर सकते. आप जो है उस साइड जा ही नहीं पाओगे, आप उस चीज़ की साइड सोच ही नहीं पाओगे. सेम यहाँ पे है कि यूएसए ने बोल तो दिया कि वो जर्मनी की हेल्प करेगा, और डेफिनेटली वो कर भी रहा था. बट क्या हुआ यूएसए में, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो 1929 में क्रैश हो गया. अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? क्रैश मीनिंग क्या हुआ? कोई एरोप्लेन था जो क्रैश हो गया? नो. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? जैसे हमारे इंडिया के अंदर निफ्टी है,
उसके बाद जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है वैसे ही सेम यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था। इसमें क्या होता है, मेनली जितने भी ट्रेडर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर जो है वो परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं उतना ही ज़्यादा अमाउंट भी होता है, और एक तरह से ये कंट्री की इकोनॉमी का एक बूस्टर होता है। जितना ज़्यादा शेयर का अमाउंट होगा उतनी ही ज़्यादा आपके जो वैल्यू है या जो इकोनॉमी है वो भी उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। ठीक है, सिंपल सा एक फैक्ट है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था, वो क्रैश्ड हो गया। मींस क्या हुआ, उसकी जो ग्रोथ थी या उसकी जो परफॉर्मेंस थी इस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की, वो डाउन चली जाती है 1929 में। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की परफॉर्मेंस डाउन होने का मीनिंग क्या है कि अब यूएसए की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन जा रही है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, जब यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन जाएगी, देन what do you think, he always will be ready for the help of Germany still in those conditions? No, जर्मनी की हेल्प वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे यूएसए में क्या हुई, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है क्रैश्ड हो गया तो लोगों ने जो है डर की वजह से, ड्यू टू द फियर, दे स्टार्ट टू सेलिंग देयर शेयर। उन्होंने क्योंकि उनको ये था कि जब एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गया तो मींस क्या होगा, उनके शेयर के रेट डाउन चले जाएंगे, और फॉलिंग ऑफ प्राइस की डर की वजह से उन्होंने अपने शेयर को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब जब सेल करना स्टार्ट करेंगे, हड़बड़ी में स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, जो इनकम होगी वो ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। और ऐसे ही हुआ। जो नेशनल इनकम ऑफ यूएसए थी दैट इज़ फेल बाय हाफ, आधी से भी ज़्यादा वो कम हो गई उसकी इनकम। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका इफ़ेक्ट जो होगा वो वर्ल्ड वाइड होगा। अब वर्ल्ड वाइड मीनिंग यहाँ पे क्या है कि पूरे वर्ल्ड पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा। पूरे वर्ल्ड पे क्यों पड़ा, यूएसए में हुआ था ना इकोनॉमी क्रैश, तो पूरे वर्ल्ड पे क्यों इफ़ेक्ट हुआ। लुक स्टूडेंट, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया का ट्रेड जो है यूएसए के साथ भी है, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब के साथ है। अब अगर एक कंट्री की कंडीशन अगर ख़राब होगी तो उसका ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट जो है वो दूसरी कंट्री पे जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अब चाइना की जो कंडीशन है अगर वो डाउन चली जाती है, ठीक है, चाइना से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट होती हैं। अब चाइना की कंडीशन डाउन होगी तो क्या होगा, वो चीज़ें बाकी कंट्रीज़ में नहीं जा पाएंगी, और जब वो चीज़ें बाकी कंट्रीज़ में नहीं जाएंगी तो क्या होगा, उन दूसरी कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं दूसरी जगह से वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो हम चाइना से लेते हैं। और जब आप दूसरी जगह से लोगे तो दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, दूसरी कंट्री इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी, और हो सकता है आपको वो चीज़ें डबल रेट पे देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, इफ़ेक्ट हुआ ना, उसकी इकोनॉमी डाउन हुई और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर इफेक्ट हुआ। क्योंकि हर एक कंट्री क्या होती है, ऑल कंट्रीज़ आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द ट्रेडिंग जो है एक्टिविटीज़ की वजह से हर एक कंट्री दूसरी से अटैच्ड है, लिंक्ड है। दैट्स वाई जब यूएसए की इकोनॉमी डाउन गई तो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। 24 अक्टूबर को जो 13 मिलियन शेयर थे, 13 मिलियन शेयर क्या है, मीन्स 130 करोड़ जो शेयर थे, दे वर सोल्ड, वो बेच दिए गए, मीन्स वो सेल हो गए। सो इसका क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मनी इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक क्राइसिस ये यूएसए में आया था उसका जर्मनी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। हाउ, कैसे पड़ा, यूएसए के अंदर आया, जर्मनी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो जर्मनी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जर्मनी के अंदर दैट वाज रिड्यूस्ड टू 40% इन 1932। जर्मनी के अंदर जो प्रोडक्शन होता था वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, 40%। क्यों कम हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए आपको मनी चाहिए ना, और मनी कौन प्रोवाइड कर रहा था जर्मनी को, यूएसए कर रहा था। बट यूएसए में क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है, दैट्स वाई अब वो जर्मनी को मनी प्रोवाइड नहीं करेगा, और जब वो इकोनॉमिकली उसकी हेल्प नहीं करेगा तो जर्मनी में प्रोडक्शन कैसे होगी। दैट्स वाई जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो गई। सेकेंडली जो वर्कर्स थे, अब देखो जो प्रोडक्शन डाउन होगी तो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो वर्कर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, डेफिनेटली दे लॉस्ट देयर जॉब्स, और दे शुड बी पेड रिड्यूस्ड वेजेस।
जब जब देखिए, जब वो इकोनॉमी ही काम नहीं करेगी, जब इंडस्ट्रीज़ ही काम नहीं करेंगी, तो वर्कर्स क्या काम करेंगे वहाँ पे? और जब वर्कर्स काम नहीं करेंगे, इट मीन्स क्या हुआ, उनकी जॉब चली जाएगी, या जितने अगर वहाँ पे हैं तो उनके जो सैलरी है, उनके वेजेस हैं, वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे। तो उस टाइम पे नियर बाय 6 मिलियन जो पीपल थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। इवन आपको छोटा सा एक इंटरेस्टिंग सा एक इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। जो यहाँ पे 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड की बात कही गई है ना, जर्मनी में उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी स्टूडेंट कि लोग स्ट्रीट पे ना मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में स्ट्रीट में खड़े हो जाते थे, स्ट्रीट फुल हो जाती थी पीपल से। वाई? बिकॉज दे वांटेड जॉब। और जॉब कैसे करते थे वो? अपनी नेक में एक रॉप लेके एक प्लेट जो है हैंग कर लेते थे, और उस पर लिखा होता दैट आई एम रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब एट एनी वेजेस। मैं किसी भी वेजेस पे, किसी भी सैलरी पैकेज पे काम करने के लिए तैयार हूँ। ये वो प्लेट लगा के रखते थे। इवन कुछ लोग तो बैनर्स हाथ में लेके रखते थे, और इनफैक्ट जो चिल्ड्रन होते थे वो भी बैनर्स हाथ में लेके रखते थे, और बैनर्स पे लिखा होता, प्लीज़ गिव जॉब टू माई डैड। मेरे फादर को जॉब दीजिए, बिकॉज फादर को जॉब मिलेगी तभी तो बच्चे के पेट में कुछ जाएगा। तो लोगों के पास, इवन वो बाहर रोड पे बैठे होते थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। इतनी ज़्यादा बिटरली कंडीशन में जर्मनी के जो लोग थे वो सर्वाइव कर रहे थे। सर्वाइव क्या कर रहे थे? अपना डेज जो है वो एक तरह से अपने दिन काट रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए, लोगों के पास जॉब नहीं है, डेफिनेटली जॉब नहीं होगी, देन पीपल स्टार्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज़। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब भूख लगती है ना, तब बहुत रेयर होता है कि कोई राइट एंड रॉन्ग में डिफेंस कर सके। अदरवाइज जब भूख लगती है तो क्या होता है, उनको जो भी वे सही लगता है, दिस और दैट, कोई भी वे उनको सही लगे उनको खाना चाहिए। बच्चों को तो खाना चाहिए ना, और बच्चे के लिए पेरेंट्स कुछ भी करते हैं। तो उस टाइम पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। फॉलिंग करेंसी वैल्यू, अब ऑब्वियसली करेंसी वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन चली जाएगी, बिकॉज जो इनकम थी और सेविंग थी लोगों की वो क्या हो चुकी थी? वो डिमिनिस्ड हो चुकी थी। डिमिनिस्ड क्या होता है कि एकदम से ख़त्म हो जाना, कम हो जाना, एक तरह से लॉस्ट हो जाना। क्योंकि जो लोग, जितनी भी लोगों के पास सेविंग थी या इनकम थी, सेविंग या इनकम कब तक चलेगी? इंडस्ट्रीज़ वर्क नहीं कर रही हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, जर्मनी के ऊपर ऑलरेडी इतना बड़ा कंपनसेशन अमाउंट लगा था, और जितने भी उसके इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे वो दूसरी कंट्रीज़ ने जो है छीन लिए थे। तो कब तक इनकम चलेगी उनकी, कब तक उनकी सेविंग चलेगी? तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। बिजनेस गॉट ruined, बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं। फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस अफेक्टेड पीजेंट्री। जो एग्रीकल्चर के प्राइस होते हैं, क्रॉप्स के प्राइस होते हैं, वो भी डाउन चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, फीलिंग ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू नो बाय प्रोलेटेरियनाइजेशन? टू बिकम इम्पोवराइज्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। मीन्स क्या हुआ इस लाइन का कि मेनली क्या थे? मिडिल क्लास पीपल होते थे। ठीक है, अब मिडिल क्लास पीपल की कंडीशन भी क्या थी? वो बिल्कुल डाउन जा रही थी। तो यहाँ पे जो प्रोलेटेरियनाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जो लोगों की कंडीशन थी उसका जो लेवल था वो डे बाय डे डाउन जा रहा था। प्रोलेटेरियनाइजेशन मीन्स टू बिकम इम्पावराइज टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास के पीपल थे वहाँ तक जो है लोगों का लेवल जा चुका था। सो व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ इट? क्या रिजल्ट निकलता है इस चीज़ का? क्या हुआ इन सब चीज़ों से? सो स्टूडेंट, इन सब से क्या हुआ? जो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन था, दैट हैज़ टोटली चेंज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री। इस डिप्रेशन की वजह से, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जर्मनी का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो टोटली चेंज्ड हो जाता है। हाउ? ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है, आपको CBSE कहीं से भी क्वेश्चन आस्क कर सकता है। इन सब चीज़ों का रीज़न आपके पास होना चाहिए। ओके, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जर्मनी के जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो कैसे चेंज होता है?
सो स्टूडेंट, चेंज कैसे होता है? एज यू ऑल नो कि वहाँ पे वाइमर रिपब्लिक था, ठीक है। तो वाइमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट थी, बट वाइमर रिपब्लिक सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। इन सब सिचुएशन का, इन सब सर्कमस्टांसिस का, इन सब प्रॉब्लम्स का वाइमर रिपब्लिक के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। वाई? उसके पास तो पावर थी ना, वो तो कंट्री को रन कर रहा था। देन वाई दैट रिपब्लिक हैज़ नॉट एनी सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? बिकॉज द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है? व्हेन नो पार्टी कैन अचीव मेजोरिटी। जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? कोलिशन फॉर्म की गवर्नमेंट बनेगी ऑब्वियसली। अब कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? लुक स्टूडेंट, लाइक जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट में फॉर एग्जांपल हमारे 542 मेंबर्स हैं इंडिया के अंदर। उस 542 में क्या है, कुछ मेंबर्स हमारे बीजेपी के होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे अगर एक्चुअल में सिचुएशन देखें तो 542 मेंबर्स जो होंगे वो बीजेपी की साइड से होते हैं, कांग्रेस की साइड से भी उतने ही होते हैं, दूसरी पार्टीज़ की साइड से भी इतने ही होते हैं। लोगों के पास फुल ऑप्शन होता है, वो जिसको सिलेक्ट करना चाहे कर सकती है। ओके, यहाँ तक क्लियर। बट वहाँ पे क्या था, जर्मनी में क्या था? नो पार्टी कैन अचीव मेजोरिटी। अगर वहाँ पे 8 पॉलिटिकल मेंबर है तो वहाँ पे उन 8 पॉलिटिकल मेंबर्स में से ही लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि इतने सारे पॉलिटिकल मेंबर खड़े हैं, दैट्स वाई किसी के पास प्रॉपर मेजोरिटी नहीं आती थी। किसी के पास 20 वोट आ रहे हैं, किसी के पास 15 आ रही हैं, किसी के पास 30 आ रही हैं। क्लियर मेजोरिटी तो किसी के पास नहीं ना। और जब क्लियर मेजोरिटी किसी के पास नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसे बनानी पड़ेगी? इन सबको मिल के कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? व्हेन नो पार्टी अचीव मेजोरिटी देन गवर्नमेंट शुड बिकम गवर्नमेंट शुड बी अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक कोलिशन गवर्नमेंट जहाँ पे सारी पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती है। अब ऐसी पार्टी में क्या होगा? लाइक होम मिनिस्टर जो है बीजेपी का बन रहा है, जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कांग्रेस का बन रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है बीएसपी का बन रहा है। यानी क्या होगा? अलग अलग पार्टीज़ के लोग मिनिस्टर बन रहे हैं। और जब अलग अलग पार्टीज़ के लोग मिनिस्टर बनेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू कभी एक होगा ही नहीं। और जब पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट कैसे रन करेंगे? वो लोग तो हमेशा अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, आपसी झगड़े में उलझे रहेंगे। तो वो कभी भी अपनी सिटीज़न के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये एक डिफेक्ट था वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे थी, क्या था? आर्टिकल 48, 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग क्या था? इट गिव प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। मीन्स क्या हुआ इस लाइन का कि आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, जितने भी सिविल राइट्स हैं, लोगों के पास जो राइट्स थे वो उनको ख़त्म कर सकता है, कभी भी सस्पेंड कर सकता है। और रूल बाय डिक्री मीन्स क्या है कि अब उसको कोई लॉ बनाने की नीड नहीं है। अगर इमरजेंसी लग जाती है तो वो कोई रूल, कोई लॉ नहीं बनाएगा, कोई पार्लियामेंट के अंदर लोगों को इकट्ठा नहीं करेगा। प्रेसिडेंट को कोई भी रूल बनाना होगा वो सिंपल एक पेपर पे लिखेगा और वो रूल बन जाएगा, रूल बाय डिक्री, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो प्रेसिडेंट के पास ही राइट था। तो पता नहीं कितनी टाइम्स जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल लगा, इमरजेंसी लगी। इन सब की वजह से भी बड़ा एक होता ना कि एक एटमॉस्फेयर जो था, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, वो बड़ा होच पोच हो रहा था वहाँ पे। सो वी कैन से दैट इट टर्न्स फ्रॉम वल्नरेबिलिटी टू डिक्टेटरशिप। वुलनेरेबिलिटी टू डिक्टेटरशिप मीनिंग क्या है कि अब यहाँ पर क्लियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, अब यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या हो जाती है? डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाता है। मीन्स एट द सेम टाइम पीपल लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका ट्रस्ट नहीं है। वो किस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं? डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं। एंड यही तो हिटलर चाहता है। अब आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आई होगी, हम इतने लॉन्ग टाइम से बोले दैट वी आर लर्निंग अबाउट हिटलर, बट हिटलर तो आया ही नहीं। हम तो जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम नाजिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, हम डिप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, हिटलर को हम रीड करेंगे, बट एक्चुअल में इस सब चीज़ों का रीजन क्या था? वो था हमारा की पॉइंट जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंडीशंस अराइज हुई,
और उसके बाद ये जो डिप्रेशन वगैरह आया और जो पॉलिटिकल जो है अनस्टेबिलिटी जर्मनी में चल रही है, इन सब की वजह से ही हिटलर को कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको चांस मिलता है कि वो यहाँ पर आकर जो है अपनी पावर जो है संभाले, क्योंकि अब लोग एक ऐसा किंग चाहते थे, एक ऐसा रूलर चाहते थे जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जो मैस्कुलाइन हो, जो अपनी कंट्री के बारे में सोचे, जो एक तरह से अग्रेसिव नेचर के साथ साथ रिवेंज वाली फॉर्म में आए, जो रिवेंज बदला ले जर्मनी का। और यही चीज़ हिटलर ने कैच की और इसी जो है पावर के साथ, इसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ हिटलर की एंट्री होती है। एंड वी विल डू दैट इन आवर पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट।